हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 18th डे। लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं उससे आगे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट के बारे में। जितना हो सकेगा हम कवर करेंगे। अगर कुछ रहता है तो हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में। सर, रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर आपको अपने डेटर्स को मैनेज करना है। डेटर्स कैसे मैनेज होते हैं? डेटर्स को मैनेज करने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेटर्स को कितने टाइम का हमें उधारी देना है, क्रेडिट देना है, ये हमें डिसाइड करना होता है। दैट इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी के बारे में हमें डिसीजन लेना होता है। अब ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी कैसे डिसाइड होगी? जहां पर जितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें, हमारा सरप्लस जितना ज्यादा रहेगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें होता क्या है? मैं कहा देखो इसमें क्या होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट बना रखा है, वही स्टेटमेंट आपको भी बनाकर आना है। इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, दैट इज एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा, फिर आपके पास 4 और कॉलम या 3 और कॉलम, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स और बनाने होंगे। पर्टिकुलर्स, अब वो कॉलम्स कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट पॉलिसी, अभी आप डेटर्स को कितने टाइम का उधारी देते हो। ऑप्शन 1, और कितना देना चाहते हो। ऑप्शन 2, और कितना देना चाहते हो। तो अलग अलग आपके पास ऑप्शन होंगे। मान लो प्रेजेंट पॉलिसी 30 डेज का, आप अब देख रहे हैं अगर मैं 45 डेज के लिए उधारी दूं, क्रेडिट दूं कि तुम 45 डेज में पेमेंट कर देना, तो हमें क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेज है। 60 डेज का अगर मैं उनको क्रेडिट पीरियड अलाउड करूं तो हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेज है। ओके, तो इसके लिए अपने को सिंपली स्टेटमेंट बनाना होगा। सेल्स कंसिडर करना होगा कि सेल्स कितना हो रहा है। अगर मैंने 30 डेज दिया तो कितना सेल्स, 45 डेज दिया तो कितना सेल्स, 60 डेज दिया तो मेरा सेल्स कितना होगा। देन इसमें वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देना, फिक्स कॉस्ट लेस कर देना। बैड डेट जो दे रखा हो, क्योंकि बैड डेट भी क्या होगा, जितना ज्यादा डेज का तुम उधारी दोगे उतना ज्यादा बैड डेट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कितना किया जाएगा, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड में डिस्काउंट कितना अलाउड, 45 डेज में कितना अलाउड, 60 डेज में कितना अलाउड किया जा रहा है वो आप देखोगे। फिर उसके बाद पीवीटी के बाद लेस टैक्स और पीएटी आ जाएगा। और फिर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लेस करना होगा, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर। मतलब आप डेटर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? हम तो डेटर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा जब आपने माल बेचा, जब आपने माल बेचा तो आपका कुछ पैसा डेटर के पास ब्लॉक रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल रहा। वो जो पैसा ब्लॉक रहा उस पर कहीं और कुछ कमा सकते थे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, कमा सकते थे। वो कमाई आपने खो दी, क्यों? क्योंकि आप डेटर्स को उधारी दे रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी आप कंसिडर करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्रेडिट सेल जितना भी आप कर पा रहे हैं इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 या 12 या 52 जो भी करना होगा, क्योंकि कलेक्शन पीरियड आपको डेज में दे रखा है तो डिवाइड बाय 365, मंथ में दे रखा है तो डिवाइड बाय 12, वीक में दे रखा हो तो डिवाइड बाय 52। इनटू क्या करना होगा आपको? आफ्टर टैक्स कॉस्ट परसेंटेज करना होगा। जो भी रेट, ये वो रेट होगा जिसपे आप पैसा रेज कर सकते हो, या उस पैसे को जो आपका डेटर में ब्लॉक है उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे होगा ये पूरा एक बार मैंने स्टेटमेंट बना दिया, अभी आप क्वेश्चन करोगे तब आप जान जाओगे। देखो क्वेश्चन के बारे में, जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। XYZ कॉर्पोरेशन हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख, अभी सेल्स 6 लाख रुपए है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, 30 दिन में आप पैसा रिकवर कर लेते हैं। wants to pursue a more liberal policy to improve sales. A study made by the management consultant revealed the following information. अब वो information क्वेश्चन में मिसिंग था, टेबल दिया हुआ नहीं था। तो चलिए मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ क्वेश्चन का कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब आपके पास 4 ऑप्शन है क्रेडिट पॉलिसी के, ए बी सी डी। इंक्रीमेंटल कलेक्शन पीरियड, अगर आप कलेक्शन पीरियड को 10 डेज से बढ़ा देते हैं तो आपकी सेल्स 30,000 से बढ़ जाएगी और उस केस में आपका बैड डेट होगा 1.5%। अगर आप कलेक्शन पीरियड को 20 डेज से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब अभी कलेक्शन पीरियड कितना है? अभी कलेक्शन पीरियड है 30 दिन। तो अगर आप 20 डेज से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कलेक्शन पीरियड और कितना हो जाएगा? 50 डेज हो जाएगा। 50 डेज हो जाएगा तो आपकी सेल्स भी कितने हो जाएगी? अभी 3 लाख थी तो आगे 3,48,000 हो जाएगी, 3,48,000। बट उस केस में आपका बैड डेट 2% रहेगा। फिर प्रेजेंट, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज से इंक्रीज कर दें, अगर आप 45 डेज से इंक्रीज कर दें तो आपका सेल्स कितने से इंक्रीज होएगा और उन केसेस में आपका बैड डेट कितना रहने वाला है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ओके जी, अब हम देखते हैं आगे।
सेलिंग प्राइसेस आपको दे रखा है 3 रुपए पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट दे रखा है 2.25, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 2 रुपए, करंट बैड डेट लॉसेस इज 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 20%। यही वो है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपको कंसीडर करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर का। एज्यूम 360 डेज ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर द अडॉप्शन? कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करेगा? अब देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे जाएगा। यहाँ पे दो अप्रोच से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन ना बोले हम टोटल अप्रोच से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब टोटल अप्रोच में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले वही कि आप एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, फिर अलग अलग कॉलम बनाएंगे, प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए बी सी डी, और कलेक्शन पीरियड लिख देंगे 30 डेज, 10 डेज इंक्रीज करने को बोला 40 डेज, 20 डेज इंक्रीज करने को बोला 50 डेज, 30 डेज इंक्रीज करने को बोला तो 60 डेज, और 45 डेज जब इंक्रीज करने को बोला तो 75 डेज क्रेडिट पॉलिसी कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। ओके, फिर सबसे पहले आप लिखना सेल्स। सेल्स कैसे आएगा सर? सेल्स अभी कितनी है? 6 लाख। फिर हर बार कितनी इंक्रीज हो रही थी? 30,000, 48,000, 75,000, 90,000। इससे आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा कि आप कितना सेल्स कर पाएंगे। ओके, सेल्स आपकी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जब आप क्रेडिट पॉलिसी, जब आप क्रेडिटर्स को अपने डेटर्स को ज्यादा क्रेडिट देंगे तो अट्रैक्ट भी डेटर्स ज्यादा होंगे, तो आपकी सेल्स इंप्रूव होगी। अब इसमें से आपको लेस करना होगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे है? वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 2 रुपए पर यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट्स पता करना पड़ेगा। 6 लाख की सेल्स थी, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, तो 2 लाख यूनिट्स हो गया, तो 2 लाख यूनिट्स इंटू 2 रुपए। 6,30,000 की सेल्स डिवाइड बाय आप क्या करोगे? 3 रुपए करोगे तो 2,10,000 यूनिट्स निकल के आएगा। उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 रुपए से तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है ना हर लेवल पर। बिल्कुल, फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर फिक्स्ड रहता है। अब फिक्स रहेगा तो कितना है? एवरेज कॉस्ट बता रहे हैं 2.25 करंट लेवल पे, और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है, दैट मींस 0.25 इज द फिक्स कॉस्ट। और अभी यूनिट्स कितना बना पा रहे हो आप? सर अभी हम यूनिट्स तो सेल 6 लाख की थी, 3 रुपए था, मतलब 2 लाख यूनिट्स बना पा रहे हैं, तो 2 लाख यूनिट्स इंटू 0.25 ये आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 50,000, जो कि हर लेवल पे क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देखना, आप और भी एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए। फिर बैड डेट लेस कर दो। अब बैड डेट कितना? सर बैड डेट पहले था 1%, तो आप 1% लेस कर दीजिए। किसका? सेल्स का। 6 लाख का 1% 6,000, फिर 1.5% हुआ, 2% हुआ, जो भी आपको टेबल में दे रखा था सेल्स का उतना परसेंटेज, 1.25, 2%, 3% और 4%, ये आप बैड डेट की कैलकुलेशन कर देंगे। देन अब और कोई खर्चा नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह आपने को नहीं दे रखा था, यहाँ पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं दे रखा था, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रॉफिट आए हैं वही बिफोर टैक्स है, वही आफ्टर टैक्स है। अब आपको लेस करना होगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया? इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया था यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 या 12 या और इनटू क्या कर देना? आफ्टर टैक्स कॉस्ट। एक्चुअली क्रेडिट सेल्स आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है, तो जो क्रेडिट सेल्स इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 12 कर रहे हैं, इसका मतलब आपका डेटर में इन्वेस्टेड अमाउंट निकल कर आ रहा है। देखना, मान लो आपकी सेल्स है 12 लाख रुपए की और कलेक्शन पीरियड है 2 महीना, साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब एट ए टाइम आपका डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है, यूं कहूं आपके एट ए टाइम डेटर कितने रुपए के। क्योंकि अगर मैं क्रेडिट सेल्स को बेस ले रहा हूं तो मैं कहूंगा एट ए टाइम आपके डेटर कितने हैं? 2 लाख रुपए के डेटर है। रेशियो एनालिसिस में देखा है अपन ने, ऐसा सीखा है अपन ने। ओके, तो 2 लाख रुपए के डेटर है। अब 2 लाख रुपए के डेटर हैं, तो इस 2 लाख रुपए अगर आपको पहले मिल जाते, आपको क्रेडिट पीरियड नहीं देना पड़ता, अगर आप कलेक्शन पीरियड नहीं होता, हैंड टू हैंड पैसा आप कलेक्ट कर लेते डेटर से, क्रेडिट सेल्स ना करते, तो 2 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाता। इस 2 लाख पर आपने क्या खो दिया? आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में 20% दे रखा है, तो 2 लाख इंटू 20% मतलब मैंने कितना खो दिया? मैंने 2 लाख इंटू 20%, जितना भी आ रहा है वॉट एवर, 24,000 रुपए ये मैंने खो दिया। ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब बात आती है कि क्या यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेना सही है? मैंने कहा एक थ्योरी है कि यहाँ पे आप क्रेडिट सेल्स ले लो। एक थ्योरी क्या कहती है कि अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों गिवन है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की जगह वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कंसिडर करेंगे, जैसा कि हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देखा था कैश कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कंसिडर करना है,
इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 या 12, ये सेम रहेगा, इनटू आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी सेम रहने वाला है। उसके बाद फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हो। अब केवल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हो तो क्या करना चाहिए? अगर केवल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हो तो आप दो एजम्पशन ले सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि वहां पे कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो उस केस में केवल वेरिएबल कॉस्ट को यूज किया जाएगा। मतलब मैं इसकी जगह बात कर रहा हूं, केवल आप वेरिएबल कॉस्ट को ले लीजिए, आप मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ओके, दूसरा एजम्पशन है कि भैया फिक्स कॉस्ट है तो सही बट आपको गिवन नहीं है। ऐसे केस में आप सेल्स को ही बेस ले लेना, सेल्स को ही बेस ले लेना। तो अलग अलग चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दी है कब कौन सा करना है। ठीक है जी, तो क्रेडिट सेल्स ले सकते हैं बट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दे रखा हो तो जनरली क्या लिया जाना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लेना चाहिए। अगर केवल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हो तो आपके पास दो एजम्पशन है, आप मान सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट है या नहीं है। अगर है ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर कर लेना, कि ये माना कि वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट है। और अगर फिक्स कॉस्ट है लेकिन आपको पता नहीं है तो आप टोटल कॉस्ट नहीं पता लगा सकते ना। अब टोटल कॉस्ट नहीं पता लगा सकते तो सेल्स को बेस ले लेना। अब यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ये रहा, तो इसमें आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी थी और फिक्स कॉस्ट भी थी। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का टोटल करेंगे, 4,50,000, 4,50,000 इंटू कलेक्शन पीरियड 30 डिवाइड बाय साल में 365 दिन की जगह 360 लेना, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था इंटू रेट 20%। ऐसा आप सारे पॉलिसीज पे अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर पता कर सकते हैं और इसे आप यहां पर लेस कर देंगे। और अब देखेंगे नेट बेनिफिट कहां ज्यादा आ रहा है। जहां पर भी हमारा नेट बेनिफिट ज्यादा आ रहा होगा वही जो प्रपोज पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है, वही बेटर होगा, ओके, बेस्ट होगा। तो प्रपोज पॉलिसी ए जहां पे कलेक्शन पीरियड कितना है 40 डेज है, क्रेडिट पीरियड 40 डेज अलाउ किया गया है, दैट इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा आ रहा है। डन, ये था आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं पेबल्स मैनेजमेंट में। पेबल्स मैनेजमेंट में केवल एक क्वेश्चन अपने को तैयार करना होता है, ज्यादा कुछ भी तैयार नहीं करना। पेबल्स मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि क्वेश्चन है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं। A supplier of X Limited offer the company 2/15 net 40 पेमेंट टर्म्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? आपको सप्लायर ने 40 दिन का उधारी दिया है, 40 दिन का, लेकिन अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ओके, टू ट्रांसलेट द शॉर्ट टर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेमेंट टर्म, द सप्लायर यहाँ पे समझा रखा है will allow a 2% discount if paid within 15 days or a regular payment in 40 days। ज्यादा आप 40 दिन में पेमेंट कर दीजिए और अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू दीज टर्म। तो आप सिंपल एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, d अपॉन 100 माइनस डी इंटू 365 डेज डिवाइड बाई टी। अरे सर ये क्या है? मेरा फॉर्मूला भी याद मत करो, सिर्फ प्रोसेस याद कर लो। प्रोसेस क्या? आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब अगर आप कब 15 दिन में पेमेंट करते हैं तो 40 दिन में आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, 2% का अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो एक्चुअली पेमेंट कितना करना पड़ा? सिर्फ 98 रुपीज। 100 रुपए में से सिर्फ 98 पेमेंट करना पड़ा ना, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो 98 रुपीज के पेमेंट पर 2 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये कब मिल रहा है? अगर मैं 40 दिन की बजाय 15 दिन में पेमेंट कर दूं, 40 दिन की बजाय 15 दिन में पेमेंट कर दूं, मतलब मैं 25 दिन अगर जल्दी पेमेंट कर देता हूं तो मेरे को 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 25 दिन में अगर 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, 2/98 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब अगर मैं इसको कैरी कर लेता हूँ, 15 दिन में पेमेंट नहीं करता, अगर मैं 40 दिन में पेमेंट करता हूँ तो मुझे 2% कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल 2% कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, दैट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कि अगर मैं 15 दिन में पेमेंट ना करूं, 40 दिन में पेमेंट करूं तो मुझे 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसे 98 देना पड़ेगा, ऐसे 2 रुपए और देने पड़ेंगे। ओके, ये तो हुआ परसेंटेज। आ सकता है यहाँ पे परसेंटेज, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा 2/98। और 2/98 करने पर भी परसेंटेज आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था कि 98 पर जो भी अपने को कॉस्ट आ रहा है 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ पर एनम कितना आएगा, तो मैंने कहा 25 दिन में आ रहा है, 25 दिन एक्सटेंड करने का ये कॉस्ट है, तो पर एनम कितना होगा इंटू 365। तो अब ये आ जाएगा पर एनम, पर एनम। तो बस इतना सा करना आपको, दैट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ओके,
चलिए अब हम बढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिल्कुल आपका कॉस्टिंग के जैसा ही है। कॉस्ट में जैसा आप पढ़ते थे, कैसा पढ़ते थे अब भी देखते हैं। यहां पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह ये सब। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 AO डिवाइड बाय सी। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कॉस्टिंग का पार्ट है, एफएम में बस थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्वांटिटी होता है कि अगर मैं उस क्वांटिटी का ऑर्डर करता हूं तो वहां पर मेरी कॉस्ट मिनिमम होता है। कॉस्ट कौन कौन सी होती है? एक तो परचेज कॉस्ट होता है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और एक कैरिंग कॉस्ट होता है। परचेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑर्डर किया, मान लो मैंने क्वांटिटी 10,000 केजी ऑर्डर किया। अब 10,000 केजी ऑर्डर करूंगा तो खरीदने का खर्चा तो आएगा ना। मान लो 2 रुपए पर केजी मैंने इसको खरीदा, तो 20,000 रुपए मेरा परचेज कॉस्ट है। और क्या आता है, अभी 10,000 केजी को मैं कैसे ऑर्डर करूंगा? क्या मैं 10,000 केजी एक बार में ऑर्डर करूं, 2 बार में ऑर्डर करूं तो 5,000 केजी होगा। अच्छा 4 बार में ऑर्डर करूं तो 2,500 केजी होगा। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा? देखो अगर मैं जितनी बार ऑर्डर करूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे ज्यादा होंगे, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पर ऑर्डर मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर होता है। अच्छा अगर मैंने कम ऑर्डर किए, एक बार में 10,000 केजी ऑर्डर कर दिया, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब अगर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट में सेव कर लूंगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में सेव कर लूंगा। ईओक्यू आपको ये बताता है कि जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल मिनिमम होता है, दोनों का टोटल मिनिमम होता है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एनुअल कंजम्पशन मान लो मेरा कितना, 10,000 केजी। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना, 50 रुपए कॉस्ट मेरे को पड़ेगा पर ऑर्डर पे। जितनी बार ऑर्डर करूंगा 50 रुपए मेरा कॉस्ट पड़ेगा। और मेरा परचेज कॉस्ट कितना है? मेरा परचेज कॉस्ट है 2 रुपए। 2 रुपए एक यूनिट खरीदने का मेरा खर्चा बैठेगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? 2 रुपए है कैरिंग कॉस्ट, मान लो मेरे को दे रखा है पर यूनिट कितना, 8% पर एनम। तो 2 रुपए से मैं 8% को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, एंड मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पे 2 से, तो √2 डिवाइड बाय सी करेंगे। सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, जहां पर अगर मैं इतना क्वांटिटी का ऑर्डर करता हूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा 2500 केजी। ओके डन, ये ईओक्यू हो गया। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करने को बोलेगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इन्वेंट्री कॉस्ट 10,000 केजी इंटू 2 रुपए, ये तो आपको पढ़ रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? देखो 2500 केजी अगर मैं एक बार में ऑर्डर करता हूँ तो 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे, हर एक ऑर्डर पे 50 रुपए खर्च होगा। तो 4 ऑर्डर इंटू 50 कितना, 200 रुपए हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर कैरिंग कॉस्ट के लिए देखना पड़ेगा कि मैं एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ, 2500 केजी। 2500 केजी को ऑर्डर करने के बाद मैं अपने गोडाउन में रखता हूँ, फिर उसको यूज करना स्टार्ट करता हूँ। फिर जैसे जैसे यूज करता जाऊंगा क्वांटिटी कम होता जाएगा, 2400, 2200, 2100, 2000, फिर 18, 1900, 1800, 1700, ऐसा क्वांटिटी कम होता जाएगा। तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज फिर मेरा गोडाउन में क्वांटिटी कितना रहा, तो 2500 को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय 2 करके ऑन एन एवरेज आपके पास कैलकुलेट कर लिया जाएगा। क्योंकि कभी 2500 भी रहेगा, कभी आपके पास 100 क्वांटिटी भी रहेगा, तो आप एवरेज कर लेंगे। यहाँ पे एवरेज लिया जाता है कि ऑन एन एवरेज देखो आधा कर लो, 1500 केजी का अपने पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो 1500 केजी इंटू क्या करना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पर एनम कैसे आएगा? 2 रुपए परचेज कॉस्ट था ना, इंटू 8% अपने को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दे रखा था, तो 2 रुपए इंटू 8% देखा हमने कितना है, 16 पैसे। 1250 को 16 पैसे से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 200 रुपए आ जाएगा। ओके, जो भी आएगा देख लेना है ना, 200 रुपए कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ईओक्यू पर अगर आप ऑर्डर करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ईओक्यू का, तो आपका कैरिंग कॉस्ट और आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर रहेगा। तो देखो 200 और 200 सेम है, चांस की बात नहीं है, हमेशा ही बराबर रहेगा। ये आ गई आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अब अगर आपको यहाँ पर देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने अलग से भी कैलकुलेट कर रखा है, कैरिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे अलग से भी कैलकुलेट कर रखा है। चलिए अब मैंने कहा, ये भी मैंने आपको बता दिया एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। ये भी मैं बता चुका हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर आप 10,000 क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर कर देते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके चलिए, क्योंकि 10,000 अगर आप एक बार में ऑर्डर करेंगे
तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सिर्फ 50 रुपए आएगा क्योंकि एक बार ही ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट आएगा कि 10,000 अगर एक बार में ऑर्डर करते हो तो ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में 5,000 केजी रहता है। 5,000 केजी को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 2 रुपए का 8%। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ एट ईओक्यू एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं आप। ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल अगर आपको जानना हो तो √2 AOC करके भी आप पता कर सकते हैं। √2 AOC 16 पैसे। ओके, ये आ गया 400। 400 का आधा आधा कर लेना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये लेवल्स भी आपको कॉस्टिंग में भी सिखाए जाते हैं, तो इनका फॉर्मूलाज आपको याद करना होगा। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको कैसे एग्जांपल से समझेंगे, देखना। मान लो ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको अब इन्वेंटरी रिक्वायर्ड होता है मैनेज करना, कितना क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी एक दिन का 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 150 यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड होता है, कंजम्पशन हो जाता है रॉ मटेरियल का। ओके, तो ऑन एन एवरेज कितना रहा? 125 यूनिट्स। ओके, अब दूसरा चीज कंसिडर क्या करोगे कि अगर मैं क्वांटिटी ऑर्डर करूं, रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर करूं, तो रॉ मटेरियल कितने टाइम में मेरे पास आ जाएगा? तो मिनिमम टू मिनिमम 3 दिन लगेगा, मैक्स टू मैक्स 5 दिन में मेरे पास मेरा जो ऑर्डर किया हुआ क्वांटिटी है रिसीव हो जाएगा, और ऑन एन एवरेज 4 दिन में मेरे पास आ जाएगा। अब इसी बेसिस पर आप ये सारे चीजें कर पाएंगे। नाउ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि आप कब फोन करेंगे कि भैया हमारे पास क्वांटिटी भेज दीजिए, माल भेज दीजिए। तो आप कब ऑर्डर करने वाले हैं जी? हम यहाँ पर देखो, फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। बुरा से बुरा सोचना कि अगर, बुरा से बुरा इन द सेंस पूरा तैयारी करके चलना पड़ता है ना, मतलब मैं देखूंगा कि मेरा मैक्स टू मैक्स कितना यूनिट्स कंज्यूम हो जाता है एक दिन में, 150 यूनिट्स। ओके, और अगर मैंने ऑर्डर किया तो कितने दिन में आएगा? मैक्स टू मैक्स 5 दिन में आ जाएगा। तो मतलब मेरे गोडाउन में अगर 150 इंटू 5 अगर 750 यूनिट्स रहता है, उसी टाइम मैं क्या कर दूंगा? फोन कर दूंगा और क्वांटिटी का ऑर्डर कर दिया जाएगा, जिससे अगर 5 दिन में भी क्वांटिटी आता है और 150 यूनिट्स भी मैं कंज्यूम कर लेता हूं, तब भी मेरे पास मटेरियल शॉर्ट नहीं रहेगा। दैट इज द रीऑर्डर लेवल। फिर इसके बाद मैक्सिमम लेवल, है ना? ऐसा समझाया हुआ अच्छा लगा तो ऐसा कमेंट जरूर करना। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल क्या? एट ए टाइम गोडाउन में मैक्स टू मैक्स कितना रहता है? कभी इमेजिन किया कि गोडाउन में कभी भी जाके देख लो, इससे ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगा मतलब कब होगा? ऐसा सीन कब होगा? ROL, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी अभी आपने फाइंड आउट किया था 750 यूनिट्स, मैंने फोन किया भैया माल भेज देना। अब क्या होगा? फोन करने के बाद कम से कम आप कितना यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे? मैं कहा देखो, फोन करने के बाद भी कम से कम वो 3 दिन तो लेगा ही लेगा, और मैं कम से कम भी होगा तो 100 यूनिट्स तो कंज्यूम कर ही लूंगा, तो 300 यूनिट्स तो कंज्यूम हो ही जाएंगी। तो 750 में से 300 यूनिट्स तो कंज्यूम हो ही जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो मेरे पास अब गोडाउन में रहेंगी कितनी? 450 यूनिट्स। अब क्या होगा? ऑर्डर की भी क्वांटिटी ट्रक आएगा, अनलोड हो जाएगा, और वो जो ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही अनलोड होगी, उस टाइम मेरे गोडाउन में जितना स्टॉक होगा उससे ज्यादा स्टॉक कभी भी नहीं रहता है। तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो फोन घुमाया, ऑर्डर आया, है ना? ऐसा ध्यान रखना। रीऑर्डर लेवल कितने पे फोन घुमाओगे? माइनस मिनिमम टू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, प्लस क्वांटिटी जैसे ही आ जाएगी वो गोडाउन में ऐड हो जाएगी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर देना। मिनिमम कितना रहता है? मिनिमम के लिए आप याद रखेंगे, फोन घुमाया, रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करोगे? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल मतलब ना मैक्स लेना ना मिनिमम लेना। क्वेश्चन में अगर नॉर्मल दे रखा हो तो ठीक है, वरना ये एवरेज कैलकुलेट कर लेना। 125 यूनिट्स इंटू 4 दिन, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओके, तो फोन घुमाया, 750 यूनिट्स बची थी तब, माइनस ऑन एन एवरेज मैं 125 यूनिट्स तो यूज कर ही लूंगा, इंटू 4 दिन में ऑर्डर मेरे पास आ जाता है, तो ये मिनिमम लेवल होगा। इससे कम मेरा स्टॉक कभी नहीं रहता है। अब कोई कहने को कह सकता है देखो जी स्टॉक कम तो अगर मैं लेस कर दूं 150, अगर मैंने यूज कर लिया 150 यूनिट्स और 5 दिन में ऑर्डर नहीं आया तो 750 यूनिट पूरी साफ हो जाएंगी, तो मिनिमम लेवल तो जीरो हो गया ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट मिनिमम ये मानते हैं कि मिनिमम लेवल कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया गया है। एवरेज कैसे आएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज लेवल। और डेंजर लेवल मतलब भैया, डेंजर लेवल आगे खतरनाक, अब भी तो क्वांटिटी नहीं है तो हमारा काम सब रुक जाएगा। तो ये क्या रहेगा? एवरेज कंजम्पशन 125 यूनिट्स और लीड टाइम फॉर द इमरजेंसी
परचेज, मतलब अगर मैंने इमरजेंसी भी आ गई और फोन घुमाया कि भैया जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके माल भेज दो, इमरजेंसी है, तब भी 2 दिन तो लग ही जाएंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट तुम्हें जो लेना हो ले लेना, लेकिन फिर भी 2 दिन लग जाएंगे। तो 125 यूनिट्स नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, दैट इज द डेंजर लेवल। ये रेयर केस में पूछा जाता है। चलिए, ये था आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हम बढ़ते हैं वापस किस तरफ, हमारे अगले कैश मैनेजमेंट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। कैश मैनेजमेंट, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी देखो हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला ही आना चाहिए, ठीक है ना, √2AO डिवाइड बाय C। इसमें हम जो मॉडल डिस्कस करेंगे वो कौन सा रहने वाला है, EOQ मॉडल ही है, इन्वेंट्री मॉडल ही है, दैट इज द बॉमल मॉडल। बॉमल मॉडल कैश मैनेजमेंट के लिए जो EOQ मॉडल लग रहा है, दैट इज द बॉमल मॉडल। फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पर जैसे वहां पे EOQ पता करते हैं, यहाँ पर आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस पता करेंगे कि आपके पास ऑन एन एवरेज कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है। ओके, वहां पे √2A और डिवाइड बाय C होता है, A फॉर एनुअल कंजम्पशन, यहाँ पे A का मतलब है एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट, आपको एनुअल और कैश रिक्वायरमेंट कितना है या मंथली कैश रिक्वायरमेंट कितना है। वहां पर जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आता था, यहाँ पर आएगा फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। फिक्स कॉस्ट कैसा, एक्चुअली ये मानते हैं कि हमारा पैसा क्या रहता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहता है। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहता है तो कैश की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होगी हम उन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल आउट करेंगे। तो सेल करने पर जितना भी खर्चा आता है, दैट इज द कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। ओके, जस्ट लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर भी कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। और डिवाइड में क्या करना है, ओ वहां पर आता था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पर आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ₹1 पर एनम पर मंथ। पर एनम पर मंथ का क्या सिस्टम है, अगर एनुअल कैश रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये भी पर एनम देखना होगा, और अगर मंथली कैश रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये भी पर मंथ देखना होगा। अब फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखो, द आउटगोइंग्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर एस्टिमेटेड टू बी 5 लाख पर एनम, मतलब पर एनम रिक्वायरमेंट दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, √2 एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 5 लाख रुपए। उसके बाद द मनी ऑन डिपॉजिट अर्न 12%, 12% कमाता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹1 का पर एनम 12%, ये लो जी 12%। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को तो परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जाता था, ठीक है ना, कैरिंग कॉस्ट में पर यूनिट पर एनम फाइंड आउट करने के लिए आपको परचेज कॉस्ट से उस रेट को मल्टीप्लाई करना होता। यहाँ पर किसी रेट इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट 12% लेंगे। स्विचिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितना, ₹150। ओके, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35,355 आया, तो इन्होंने अप्रोक्स कर दिया 35,000। एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था कि आप जो सिक्योरिटीज बेच सकते हैं वो केवल 1000 के मल्टीपल में बेच सकते हैं, तब जाकर ये 35,000 आंसर आएगा। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आपके पास और क्या, तो ये तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया ऑप्टिमम अमाउंट टू ट्रांसफर ईच टाइम, हर टाइम आपको कितने रुपए का सिक्योरिटी सेल आउट करना है। अब पूछे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है वैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता था, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, सेम वैसे ही एनुअल रिक्वायरमेंट यहाँ पे 5 लाख है और एक बार में कितने सिक्योरिटीज बेचते हो 35,000 की, तो कितने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, 14 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के जैसे आ गया, है ना, बिल्कुल उससे लिंक करते हुए देखना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, एवरेज बैलेंस इन द शॉर्ट नोटिस अकाउंट, मतलब एवरेज इन्वेंट्री की तरह एवरेज बैलेंस पूछा गया, तो एवरेज बैलेंस मतलब ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 था ना, तो ऑर्डर क्वांटिटी 35,000 है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज बैलेंस। फिर कहा एग्रीगेट ऑफ फिक्स कॉस्ट, कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, तो फिक्स कॉस्ट तो वही ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, तो साल में कितने बार आप बेचोगे, 14 बार बेचेंगे सिक्योरिटीज को, और हर बार कितना कॉस्ट आने वाला है 150, दैट इज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो चीज वही है, पूछने का तरीका अलग है, ऑब्वियसली मामला अलग है ना, बट फॉर्मूला वही यूज किया जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर कैश रिक्वायरमेंट कितना था, 8 लाख रुपए था 1 मंथ पीरियड के लिए, 1 मंथ पीरियड के लिए है, तो मैंने यहाँ पे 8 लाख लिया, लेकिन 1 महीने का है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन मतलब 250 रुपए आपको लगेगा हर बार जितनी बार भी आप अपनी सिक्योरिटी सेल करेंगे, तो ये रहा 250 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर टाइप। ओके, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं आप। इंटरेस्ट रेट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना, 12%, तो ये आप खो दोगे क्योंकि आप मार्केट में अपने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज अगर सेल आउट करोगे तो जो 12% मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। ये 12% क्या है, पर है ना, लेकिन जो 8 लाख रुपए आपने लिए हैं वो मंथली रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 12% ना होकर 1% लिया जाएगा, दैट इज द मंथली इंटरेस्ट रेट। ओके, 1%।
अब इसे आप सॉल्व करके ऑप्टिमल या ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बार में आप कितनी सिक्योरिटीज सेल आउट करेंगे। ओके, ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज कितना, 2 लाख रुपए। एवरेज कैश बैलेंस कोई पूछेगा तो बता देंगे 2 लाख डिवाइड बाय 2, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 यहाँ पर। ओके, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने करने होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक महीने में कितना कैश रिक्वायरमेंट है, 8 लाख, और आप एक बार में कितना बेचेंगे, 2 लाख रुपए का। तो महीने में कितने ट्रांजेक्शन करेंगे, टोटल 4 ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे। डन है मामला। चलिए, तो ये था आपका कैश मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।